सो एमडी कैट इंग्लिश में जो है हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो सेशन 2024 एमडी कैट के लिए है। और एमडी कैट इंग्लिश के अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं उनमें हमारे पास पैसेज आता है और उसमें हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन होगा, स्पॉटिंग एरर होगा और वोकैबलरी होगी। तो हमारे पास कुछ टॉपिक्स एमडी कैट के लिहाज से अगर हम करें तो हमारे पास क्या क्या आते हैं। एक हमारे पास आ जाता है पैसेज, जिसको आप लोग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन के अलावा दूसरा टॉपिक जो हमारे पास आता है दिस इज़ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स को फिलअप करना पड़ता है, दिस इज़ कॉल्ड सेंटेंस कंप्लीशन। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास आता है उसको हम लोग कहते हैं स्पॉटिंग एरर, जिसमें एरर स्पॉट करना होता है गिवन सेंटेंस के अंदर। फोर्थ टॉपिक जो एमडी कैट में आता है दिस इज़ एक्चुअली पंक्चुएशन आती है। और पांचवा टॉपिक जो एमडी कैट में होता है दिस इज़ वोकैबलरी। और वोकैबलरी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? एक हमारे पास इसके अंदर हमें करना होता है सिनोनिम्स, जिसमें मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं, और एक हमें इसके अंदर एंटोनिम्स करना होता है, जिसमें हमारे पास अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास एमडी कैट में आते हैं। इंग्लिश के अंदर वैसे एक स्मॉल छोटा पोर्शन होता है, तो एमडी कैट इंग्लिश का बनिस्बत बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात की जाए तो ये एक स्मॉल पोर्शन होता है। ठीक है, उसका वेटेज भी डाउन होता है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा इस पर हम बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस बस देनी होती हैं ताकि हम ये चीज़ें कवर अप कर सकें फॉर इंग्लिश। अदरवाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, दीज आर द मेन 3 सब्जेक्ट्स। इफ़ यू हैव कमांड ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स देन यू कैन ईजिली क्रैक एमडी कैट 2024। तो बाकी लॉजिकल रीजनिंग है या इंग्लिश है, उसका इतना बड़ा वेटेज नहीं है, तो उस पर अगर आप थोड़ी कम मेहनत भी करते हैं तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले तो आज मैं कराने वाला हूँ आपको सेंटेंस कंप्लीशन कराने वाला हूँ। सेंटेंस कंप्लीशन में अक्सर क्या होता है कि हमारे पास वर्ब की मिस्टेक्स होती हैं। वर्ब होते हैं, वर्ब को फिलअप करना होता है, करेक्ट वर्ब को फिल करना होता है। इसी के लिहाज से आज हम मल्टीपल एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दिस इज़ करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, कि वर्ब का करेक्ट यूज़ क्या होगा। मैं आपको इसके लिए टेंस वगैरह नहीं पढ़ाना चाहता कि मैं, चूँकि एक क्रैश बैच है एमडी कैट का जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उसमें एक बेसिक टेंसेस वगैरह को, इन चीज़ों को पढ़ें। वो 12 टेंसेस आपको आते हैं, उसके फॉर्मूले आते हैं, उसका यूजेज भी आता होगा। एक सेकेंड ईयर पास बच्चे को ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, चूँकि ये 765 क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। और एमडी कैट लेवल में दोबारा से टेंस पढ़ाने की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टली हम उस टेंस का यूज़ देखेंगे कि उस करेक्ट यूज़ क्या होता है वर्ब का, तो हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे ईजिली। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, देखते हैं आज जितने हो सकेंगे। टाइम के लिहाज से 45 मिनट्स में मैं अपने करा दूँगा। जैसे फर्स्ट एमसीक्यूज़ आप देखें बोर्ड पर, यहाँ पर आई डेली डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो क्या होगा? गो, आई एम गोइंग, हैव गॉन, गोज। आई डेली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं तो गो क्यों आया यहाँ पर? बिकॉज ये सेंस जो यहाँ पर बन रहा है वो प्रेजेंट सिंपल का बन रहा है। मैं रोज़ाना जाता हूँ चहलकदमी करने के लिए सुबह के टाइम, तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, दैट्स वाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। आई डेली एम गोइंग नहीं हो सकता, क्योंकि डेली आ गया तो एम गोइंग नहीं हो सकता। इस तरह डेली हैव गॉन नहीं हो सकता, हैव गॉन डेली के साथ कभी नहीं आता। गोज़ नहीं आ सकता, अगरचे गोज़ भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, लेकिन चूँकि आई है तो आई के साथ हम एस के ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। गोज़ सिर्फ आएगा ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम के साथ। तो ये बहुत बेसिक इस तरह के आपने देखा होगा एमडी कैट पास पेपर में आ रहे होते हैं, तो वो ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे तो पढ़ते भी नहीं है, जो नॉलेज उनकी होती है ना बचपन से बनी हुई, उसी के तहत वो सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड है वी नेवर डैश विथ ईच अदर। यस, हम कभी नहीं झगड़ते एक दूसरे के साथ। देखो ये सिंपल सही कहा आपने। देखिए इसको पहचान रहे हम लोग इस एडवर्ब से। जैसे डेली है ना, हमारे पास एक एडवर्ब है, दिस इज एक्चुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ आ रहा होता है। इस तरह से नेवर जो है ना, ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये प्रेजेंट सिंपल के साथ आ रहा होता है। तो वी नेवर क्वारल विथ ईच अदर, हम कभी नहीं लड़ते एक दूसरे के साथ, तो ये क्वारल हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, चूँकि ये भी प्रेजेंट सिंपल था। थर्ड है द पेशेंट डैश बेटर नाउ। क्या होगा? फील के फील्स, ए या बी? गलत जवाब, बी।
फील्स, तो है तो प्रेजेंट सिंपल कि अब बेहतर महसूस कर रहा है जो पेशेंट है। नाउ आ गया, अभी की बात है तो प्रेजेंट टेंस है, तो सी और डी नहीं हो सकता क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है, वॉज और वॉज फीलिंग। तो अब या तो फील होगा या तो फील्स होगा, दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि द पेशेंट है ना, द पेशेंट है तो यहाँ पर हमारे पास दिस इज एक्चुअली सिंगुलर, और जब भी सिंगुलर होता है ना, ही शी इट या सिंगुलर नेम, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। दैट्स वाई द पेशेंट फील्स बेटर नाउ, फील नहीं होगा, फील्स होगा। समझ गए हाउ इट इज डन। फोर्थ है द डॉक्टर डैश हेयर ऑन अल्टरनेट डेज। ये दोबारा प्रेजेंट सिंपल है, डॉक्टर यहाँ आता है अल्टरनेट डेज पर, ये डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर कम्स हेयर, तो ये कम्स हो गए। तो ये सारे प्रेजेंट सिंपल के यार हैं, आप देख लें। फिर 5 है द चाइल्ड डैश सिंस मिडनाइट। अब देखो सिंस आ गया, यस बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन स्लीपिंग। तो सिंस या फॉर आ जाएगा तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सब आएगा। तो हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट, ठीक है। 6 है वेयर डू योर पेरेंट्स डैश। हाँ, आर लिविंग, गलत जवाब हो गया क्योंकि पहले ही डू जब आ गया एक हेल्पिंग वर्ब, तो दोबारा हेल्पिंग वर्ब की नीड थी नहीं इसके अंदर। आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, लिव, सी हो जाएगा ना, वेयर डू यू, जैसे कहते हैं ना कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, उस तरह से आपके वालिदैन कहाँ रहते हैं। तो आर लिविंग नहीं हो सकता क्योंकि पहले ही एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आ चुका है, दोबारा तो नहीं आएगा। समझ गए। तो ये हमारे पास कहलाता है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, जिसकी प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की है अभी। तो आपको टेंस पढ़ाने की नीड तो नहीं है ना, मैं समझता हूँ, या आपको लगता है कि सर टेंस पढ़ाएं पहले पूरे 12 के 12, क्योंकि वो पढ़ाऊंगा ना तो बोर हो जाओगे आप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब तो पता होता है यार, ये तो और ऑकवर्ड भी लगता है इतने बड़े बच्चों को ये सब पढ़ाना। माली पौधों को पानी दे रहा है, गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, ये कैसा अजीब सा लगता है। सही बात है ना भाई, अच्छा नहीं लगेगा ना आपको पढ़ाने में। डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, बात खत्म। MD कैट में तो यही केस करते हैं। हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा एकदम ज़ीरो, तो फिर आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लाजमी फिर टेंस पढ़ोगे। सही है भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है सबको, हल्की बहुत, इतनी से तो आती है ना भाई, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले कोशिश करता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट MCQs पढ़ लेकर आऊँ। अगर MCQs बच्चे एफिशिएंटली कर रहे हैं तो मैं फिर थ्योरी की तरफ नहीं आता हूँ, मैं MCQs चलाते रहता हूँ। अगर MCQs नहीं करते हैं तो फिर थ्योरी हम करते हैं, यही रूल है। चलो फिर सेकंड, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7th MCQs देखें। वाई हैव यू डैश लेट टुडे। क्या होगा बोले, वाई हैव यू कम लेट टुडे। चूँकि हैव आ गया तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बी ऑप्शन। वाई हैव यू कम लेट टुडे, आज तुम देर से क्यों आए। 8 है आई डैश टू स्लीप अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी सोने चला गया। आई वेंट टू स्लीप अर्ली टुडे, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, दिस इज V2। आई वेंट टू स्लीप अर्ली टुडे, मैं आज जल्दी सोने चला गया। 9 है गुड बॉयज डैश प्राइजेस। हाँ देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हाँ सेंस का फ़र्क आएगा इसके अंदर। देखो गिव भी सही है कि अच्छे लड़के इनामात देते हैं, लेकिन सेंस का मसला, ग्रामेटिकली करेक्ट है, अच्छे लड़के इनामात देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सेंस इसके अंदर आएगा वो कहाँ पे आएगा, विल बी गिवन प्राइजेस। गुड बॉयज विल बी गिवन प्राइजेस, अच्छे लड़कों को इनाम दिया जाता है। अब ये सेंस के लिहाज से करेक्ट है, और ये आप देख सकते हैं ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है इसका फिर फ्यूचर सिंपल टेंस का, जो विल बी के साथ वर्ब की NG फॉर्म आई हुई है। सही है, तो अच्छे लड़कों को इनामात दिया जाता है, डूअर ऑफ एक्शन जो है वो मिसिंग है। इनाम देने का काम कौन करता है मैं नहीं पता चल रहा, तो इसका मतलब कि एक्टिव वॉइस नहीं है। चूँकि सब्जेक्ट मिसिंग है, डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है, दैट्स वाई ये हमारा पैसिव वॉइस में बना हुआ है, और इसी वजह से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आता है एक्टिव पैसिव, पता है सबको,
एक्टिव पैसिव किया है कभी? एक्टिव से पैसिव, आई ईट मैंगो, मैंगो इज इटन बाय मी, आई विल ईट ए मैंगो, मैंगो विल बी ईटन बाय मी। पढ़ा ये वाला कुछ कभी? तो वही चीज़ लगी है इसके अंदर, सही है। तो ए नहीं है इसका मतलब है, डी करेक्ट है सेंस के एतबार से। ग्रामेटिकली ये भी सही था, लेकिन हम ग्रामर और सेंस दोनों क्लियर करते हैं, सही है। तो इस तरह के सवाल थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं। नेक्स्ट 10 है, ही डैश फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज। फॉर आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके 1 मिनट। तो यहाँ पर सफरिंग होना चाहिए था ना, अब बताएं। डी हो जाएगा, तो मिस्टेक थी यहाँ पर। तो जब भी सिंस या फॉर आ जाए तो हैज़ बीन, सही है ना। ये बड़ा कॉमन सा रूल है ग्रामर में। अच्छा, वो सफरिंग यहाँ लिखा हुआ था, वो मुझे नहीं दिखा वहाँ पर, वो यहाँ आ गया। वही मुझे लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी टाइप करने में शायद। 11th है, ही डैश एब्सेंट सिंस मंडे। तो ओके, सिंस आ गया तो हैज़ बीन, सिंपल लॉजिक है। क्लियर है सारे 11 तक? समझ में आ गई बात? ये बहुत आसान है। एम डी गेट की इंग्लिश बहुत ईजी होती है। किसी से भी आप पूछोगे, सबसे आसान इंग्लिश पाकिस्तान में एम डी गेट की होती है। टेस्ट के अंदर, एनटी टेस्ट में, यही एन डी वगैरह की उसके मुकाबले में काफ़ी टफ होती है। लेकिन जो एम डी गेट वाले देते हैं वो इंग्लिश को बहुत आसान रखते हैं, उसमें वो परेशान नहीं करते बच्चों को, सही है। तो आप देखेंगे इसी तरह से आते हैं। ये इस तरह की प्रैक्टिस हम एन डी के लिए बच्चों को नहीं कराते हैं, क्योंकि वो बहुत टफ है। वहाँ हम पास पेपर वगैरह करा रहे होते हैं, सब करा रहे होते हैं। लेकिन एम डी कैट में सिंपल क्वेश्चंस बस सॉल्व करते हैं, तो वही आते हैं। अब तो अच्छी बात इसलिए मैंने पूछा कि ई कैट वाला तो कोई यहाँ पर नहीं है, ताकि हम इजी ही लेकर चलें जो आता है। वरना ई कैट वाले होते हैं ना, तो फिर डिफ़िकल्ट वाला भी कराना पड़ता है। नेक्स्ट देखें 12th, अ फंक्शन डैश इन अवर कॉलेज एवरी मंथ। देखो एवरी मंथ आ गया ना, हर महीना, तो मतलब कि रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है। देखो फिर वही बात तो सही है, लेकिन यस एक्टिव पैसिव होल्ड्स नहीं आएगा। मतलब एक फंक्शन मुनक्किद किया जाता है हमारे कॉलेज में हर महीने, कौन करता है नहीं पता, डोर ऑफ एक्शन मिसिंग है, तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनेगा। और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव कैसे बनता है? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज हेल्ड। अब सही लगेगा जुमला, आप पढ़ोगे ना अब सही लगेगा। अ फंक्शन इज हेल्ड इन अवर कॉलेज एवरी मंथ। होल्ड्स नहीं लगेंगे, अगरचे प्रेजेंट सिंपल ही है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाना है। तो ये सवाल भी आ रहे हैं ना, अब इसमें देखना है ज़रा, एक्टिव पैसिव का मसला आ सकता है। 13, आई डैश टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। तो मुझे नहीं पसंद दूसरों में खराबियां देखना। यस, आई डू नॉट लाइक टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। 14, इट डैश द होल नाइट। सारी रात बारिश होती रही। हाँ, इट रेन्ड, यस भी होगा ना, इट रेन्ड द होल नाइट, पास्ट इंडेफिनिट है, बारिश होती रही पूरी रात। इट रेन्ड द होल नाइट, सेकंड फॉर्म आ जाएंगे ना, दिस इज वर्ब सेकंड फॉर्म। 15 है, वी डैश इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट 3 years। फॉर आ गया, क्या हो जाएगा? अब देखो ए और सी तो नहीं होगा, अब या तो बी होगा या तो डी होगा। हैव बीन लिविंग ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया ये। 16 है, द टीचर डैश अवर क्लास टुडे। देखो नॉट टेक तो नहीं होगा, ये तो हमें भी पता है। द टीचर डू नॉट टेक भी नहीं होगा, जो रिपीटेड एक्शन नहीं है। हाँ, अब ये तरह से मैं बता रहा हूँ, बी और डी में कंफ्यूज होंगे आप लोग, क्योंकि दोनों ही कौन। देखो जब टुडे आता है ना, टुडे जो है ना, कभी भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। यस्टरडे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पास्ट इंडेफिनिट पर टुडे इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, तो बी कट गया ये, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो डी आ जाएगा। विल नॉट टेक, तो याद रखिएगा कि टुडे का इस्तेमाल कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, ठीक है। यस्टरडे का इस्तेमाल हो सकता है।
मतलब आज टीचर हमारी क्लास नहीं लेंगे, इसका मतलब ये है। या फिर इस तरह होता, अगर टुडे लगाना था तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता, द टीचर हैज़ नॉट टेकन अवर क्लास टुडे, लेकिन डिड से नहीं बनेगा, फिर वो हैज़ नॉट टेकन अवर क्लास टुडे। अगर आज क्लास नहीं लिया टीचर ने ना तो फिर हैज़ नॉट टेकन लगाएंगे, डिड से कभी भी नहीं बनेगा टुडे वाला जुमला, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है। 17th है, ही डैश ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ही सॉल्व्ड, हाँ बिल्कुल सॉल्व्ड हो जाएगा। ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। सही है, क्लियर है तो मसला। तो ये कंप्लीट इसके लेक्चर्स के जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। एक्स्ट्रा भी कोई MCQs मैं आपको दे दूंगा आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, कुछ बस मैं करा दूंगा भी आपको क्लास में जितने हो सकेंगे, बाकी जितने बच जाएंगे वो सारा आप खुद ही कर लेना। आंसर कीज़ होंगे, मसला नहीं है, ठीक है, आप कीज़ में चेक कर लेना। सही है बेटा, सारे नहीं कराऊंगा मैं ऐसे, तो बहुत सारे तकरीबन 10 एक्सरसाइजेस हैं, तो वो आप खुद ही कर लेना, ठीक है, हो भी जाएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो हमें जल्दी करना पड़ेगा। 18th है, व्हेन डिड यू डैश योर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। डिड आ गया, पास्ट एंड डेफिनिट हुआ, तो डिड नॉट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी इसके साथ? सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी ना। पास्ट एंड डेफिनिट जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनता है तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट टेक योर एग्जाम, है ना भाई, डिड आ गया ना बेटा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, वरना नॉर्मली पास्ट एंड डेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही होती है। 19, हाउ कुड आई डैश इन द टाइम। यस, कुड आ गया, कुड चूंकि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? रीच। याद रखिए जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, आउट टू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉर्मल लॉजिक है। सही है। 20, आई डैश लेटर नाउ एंड देन टू हिम। मैं बार बार उससे ख़त लिखता हूँ। नाउ एंड देन का मतलब होता है बार बार, मैं बार बार उससे ख़त लिखता हूँ। जुमला तो सुने, मैं बार बार उससे ख़त लिखता हूँ, मैं बार बार उससे ख़त लिख रहा हूँ नहीं, मैं ऐसे बोलता ना, मैं बार बार उससे ख़त लिखता हूँ, क्या हो जाएगा? आई राइट होगा, आई राइट लेटर नाउ एंड देन टू हिम, मतलब मैं बार बार उससे ख़त लिखता हूँ। तो जब नाउ एंड देन आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, मैं बार बार ये काम करता हूँ, वो बार बार ऐसा करता है, तुम बार बार ऐसा करते हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, राइट। समझ गए? तो ये 20 क्वेश्चन हमारे पास जो है, दिस इज़ द एक्सरसाइज नंबर 1। ऐसे 10 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज नंबर 10 तक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गया सबको? 20 का 20। देखो अब आगे बढ़ेंगे ना स्लाइड में, तो ये सेकंड एक्सरसाइज हमारा दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 2 है। इस तरह से 10 है टोटल जिसको हमें करना होता है MD गेट के अंदर, और उसी में से आ जाते हैं। तो फर्स्ट है इसका, ही डैश 10 years ago। अब चूंकि एगो आ गया, तो ये हमेशा किसको बनाएगा? पास्ट सिंपल टेंस को। क्या हो जाएगा? हैड डाइड पास्ट सिंपल है, डाइड होगा ना, हैड डाइड तो पास्ट परफेक्ट है। ऐसा नहीं करो वरना मैं टेंस पढ़ा दूंगा, टाइम ज़ाया होगा आपका और कुछ नहीं होगा। ही डाइड 10 years ago, सिंपल बता रहा हूँ ना, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड है, ही डैश फॉर मैनी ईयर्स टू गो अब्रॉड। फॉर आ गया तो हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मैनी ईयर्स टू गो अब्रॉड, काफ़ी सालों से वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। आई डैश टू माई विलेज इन अ वीक, मतलब मैं हफ्ते में एक बार अपने गांव जाता हूँ, हफ्ते में एक बार अपने गांव जाऊंगा, ये तो नहीं होता ना, मैं हफ्ते में एक बार अपने गांव जाता हूँ, गो हो गया ना। आई गो टू माई विलेज इन अ वीक। माई फ्रेंड डैश टू मी टुमारो, देखो टुमारो कल, तो क्या हो जाएगा? विल कम, बिल्कुल सही, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। पाँचवा है, माई ब्रदर डैश ऑफ एज आफ्टर 2 years। हाँ, ये क्या लिखा है? माई ब्रदर डैश ऑफ एज आफ्टर 2 years। ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा मुझे, शायद कोई माई ब्रदर, यस, हाँ ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका?
विल कम हो जाएगा ना, फिर ये सी ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑफ एज नहीं आएगा ना, तो जुमला ही नहीं बनेगा वरना। तो माई ब्रदर विल कम आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद आएगा मेरा भाई। सही है, क्लियर है? तो मसला सारे समझ में आ रहे हैं ना? बेसिक है, बहुत बेसिक है। आप खुद सोचोगे कि यार ये तो सर हमें ऑलरेडी आता है, इसको सीखने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, मुझे पता है आपको आता है ऑलरेडी, इतनी इंग्लिश सबको आती है जो MD कैट में आ रही होती है। नेक्स्ट है आई होप आई डैश फर्स्ट इन माई क्लास। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आऊँगा। हाँ, स्टैंड हो गया। तो आई होप के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, अगरचे सेंस जो है ना वो आपको फ्यूचर का दे रहा होगा। मुझे उम्मीद है तुम यहाँ आओगे, आई होप यू कम हेयर। ये नहीं कहता आई होप यू विल कम हेयर। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, होप पाकिस्तान विंस द मैच। ये नहीं कहते पाकिस्तान विल विन द मैच। आई होप जब आपने बोला उसके बाद प्रेजेंट सिंपल को आना है, होप के बाद फ्यूचर सिंपल नहीं आएगा, अगरचे सेंस फ्यूचर के ही जाएगा। जैसे यहाँ पर सेंस फ्यूचर के जाएगा ना, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जमात में अव्वल आऊँगा, ये नहीं होगा आई होप आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश का कि होप के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। 7th, अ न्यू लेसन डैश टुडे। यस, विल बी टॉट टुडे, बिल्कुल सही। पैसिव बना हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। एक नए सबक को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा आज, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये, विल बी टॉट। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक्टिव से बन नहीं सकते ना, एक नए सबक को पढ़ाया जाएगा आज, तो कौन पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएंगे या प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, क्या पता, सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट मिसिंग है तो पैसिव, सही है। 8, आवर एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस इन May नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 9th है ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू द नेक्स्ट क्लास। तमाम स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ऑप्शन डी होगा ना भाई। ये भी देखो वो है ना, पैसिव है, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो पैसिव है। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, कौन करेगा आप नहीं पता, मतलब डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है, तो ये पैसिव से बनेगा, एक्टिव से नहीं बनेगा। 10th है ऑल द रिलेटिव्स डैश टू द मैरिज ऑफ माई सन। आर इन्वाइटेड, यह सही, बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा जुमला है, ऑल द रिलेटिव्स आर इन्वाइटेड टू द मैरिज ऑफ माई सन। वह तमाम रिश्तेदारों को दावत दी गई है मेरे बेटे की शादी में। पैसिव है ये भी, आर इन्वाइटेड, आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई ना, दिस इज पैसिव प्रेजेंट सिंपल का। चूँकि किसने दावत दी है नहीं पता, जुमले में ऐसा नहीं है, दावत दी गई है, अब दावत किसने दी है ये जुमला नहीं बता रहा, डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है, इसलिए हमने पैसिव से बनाया, आर इन्वाइटेड। सही है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। मसला समझ में आ गई बात? 10 तक कैसे हो रहा है ये? कोशिश करें आप खुद हर बच्चा एक जवाब देना और सही जवाब तक पहुँचे, क्योंकि अब तो बहुत सारे सवाल कर लिए अब तक हमने। क्वेश्चन 11 है व्हेन विल द ट्रेन डैश एट द स्टेशन। ये तो बड़ा आसान है। यस, विल तो क्या आ ही गया, तो विल आ गया तो विल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या आंसर होगा, अराइव हो जाएगा। व्हेन विल द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। 12th है ही डैश हिज होल मनी बट द एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अच्छा, बाय आ गया ना, बाय का मतलब होता है तक, तक। यस, वो इस महीने के आखिर तक अपने सारी पैसे खर्च कर देगा। जब बाय आ गया तो फ्यूचर का सेंस आएगा, तो क्या हो जाएगा, विल स्पेंड। तो ही विल स्पेंड ऑल हिज होल मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस माह के अख्ताम तक वो अपने सारे पैसे खर्च कर देगा। सही है, तो बाय से पहचाना हमने कि क्या लगना चाहिए। तो दूसरा वर्ड आपको बता रहा होता है ना कि ये क्या लगेगा इसके अंदर, वरना अदरवाइज आप क्या समझेंगे। 13 है बट फॉर योर हेल्प आई डैश।
बट फॉर योर हेल्प, ये क्या मतलब है? ये फॉर मतलब नहीं आना चाहिए था, बट ये विदाउट होना चाहिए था ना इसमें। बट विदाउट योर हेल्प आई कैन नॉट सक्सेड, अब सही होगा ना। तो तुम्हारी मेहनत के बिना मैं कामयाब, तुम्हारी मदद के बिना मैं कामयाब नहीं होऊंगा। तो ये थोड़ा सही कर लेंगे इसको। 14 है, द मर्डरर डैश लास्ट मंडे। अब लास्ट आ गया तो पास्ट, गुज़िश्ता पीर। सी हैंग्ड, कातिल ने लटकाया गुज़िश्ता पीर। किसको? वॉज हैंग्ड होगा, सी नहीं होगा। पैसिव है, बनेगा पास्ट में ही, बट पैसिव बनेगा ना। द मर्डरर वॉज हैंग्ड, हैंग मतलब फांसी पे लटकाना, कि मर्डरर को, कातिल को फांसी पर लटका दिया गया गुज़िश्ता, ये पिछले पीर के दिन। वरना अगर हम हैंग लिखेंगे तो मतलब कातिल ने किसी को लटका दिया, ऐसा तो नहीं सेंस बनेगा ना भाई। कातिल सूली पर थोड़ी लटकाया, कातिल को सूली पे लटकाया जाएगा। पसंद में आ गई? कातिल तो गोली मार देगा, वो सूली पे लटकाती है, लेकिन जो कोर्ट होती है वो उसमें तो सेंस यही जाएगा। ग्रामेटिकली वर्ड हैंग्ड भी सही है, बट ऐसा सेंस सही नहीं बन रहा है इसका। तो सेंस भी देखना है, मैंने बताया अभी आपको। तो दो आंसर सही लग सकते हैं समटाइम। 15 है, आई डैश इन मुल्तान सिंस 1960। बस सही है, तो बहुत बार आ गया सवाल, अब तो देख के पहचान जाओगे आप। सिंस फॉर आ गया तो हैज़ बीन, हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग इन मुल्तान सिंस 1960। क्लियर है सारे बोर्ड पे जितने? ईजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, बड़ा मतलब अच्छा है ना, मतलब ईजिली आ रहा होता है और इंग्लिश स्किल्स भी अच्छी हो रही होती हैं। आपको पता हो रहा है टच इसके साथ ये लगे, इसके साथ ये लगे, और इतना मुश्किल नहीं है। जो इंग्लिश आपको आती है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ एज के ना, जो इंग्लिश आपको आती है बस हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपके जहन के गोशे में छुपी हुई है सारी बातें, जो हम निकाल कर सामने ला रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखें, 16 देखें, डैश अ लेटर टू माई फादर लास्ट वीक। अब लास्ट वीक है गुज़िश्ता हफ्ते, तो पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल, तो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आई रोट अ लेटर टू माई फादर लास्ट वीक। 17 है, अ मोमेंट अगो आई डैश अ स्ट्रेंज न्यूज़। एगो आ गया तो पास्ट, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना, हर्ड। एटीन है, वी डैश टू मरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन एवरी ईयर। यस, वी गो टू मरी, बिल्कुल सही है, पास्ट रिपीटेड एक्शन है, हम जाते हैं मरी गर्मियों के छुट्टियों में हर साल। 19th, ही डैश इन बेड फॉर मैनी डेज, हैज़ बीन लाइंग, चूँकि फॉर आ गया तो हैज़ बीन लाइंग, लेटा हुआ है। 20, आई हेट हिज डैश हियर डेली, मुझे उसका यहाँ रोज़ आना पसंद नहीं, मतलब नफ़रत है मुझे। ये थोड़ा मुश्किल है, क्या? यस, कमिंग होगा। आई हेट हिज कमिंग हियर डेली, तो ये थोड़ा जैसे है ना, जैसा आई हेट योर शॉपिंग हैबिट, इस तरह से बोलता है ना। तो अब यहाँ शॉपिंग ING फॉर्म आ रही होती है ना, तो आई हेट हिज कमिंग हियर डेली, मतलब मुझे उसका रोज़ आना यहाँ पसंद नहीं है, तो कमिंग आएगा। बाकी सब लगाओगे तो सही जुमला बनेगा भी नहीं, आप लिख कर देखोगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा है कि अब यही कमिंग ही सही लग रहा है इसमें। आई हेट हिज कम हेयर डेली, आई हेट हिज केम हेयर डेली, आई हेट हिज कम्स हेयर डेली, ये कुछ नहीं। हाँ, आई हेट हिज कमिंग हेयर डेली, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मसला, तो ये सेकंड एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो गया। बस एक और मैं आपको करा देता हूँ, थर्ड, उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अभी टाइम के लिहाज से 12:51 है हमारे पास, 1 बजे तक है ना, 10 मिनट है, 9 मिनट है हमारे पास और, तो फिर हम उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें 20 क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट है, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर डैश, घर अपने तमाम तर फर्नीचर के साथ वॉज सोल्ड, यस बिल्कुल, बेच दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये।
घर को बेच दिया गया अपने तमाम फर्नीचर के साथ। किसने बेचा नहीं पता, तो इसलिए पैसिव है। सेकंड है एवरी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डैश आउट विथ हिम। यस, फेल आउट विथ हिम होगा ना, इज फॉलिंग आउट विथ हिम। इस फॉलिंग क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसको छोड़े, इसमें दो ऑप्शन सही आ रहे हैं। अगला सवाल करें। 2 and 2 dash 4। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, 4 है। 200 रुपीज़ डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी इज, चुके हाँ ये थोड़ा ना अग्रीमेंट का मसला आ रहा है इसमें। तो 200 रुपीज़ ना, जितने भी अमाउंट होते हैं ना उसको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो 200 रुपीज़ इज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी, क्योंकि जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी ना, चाहे वो प्लूरल में क्यों ना लग रहा हो आपको, बट सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अ नंबर ऑफ वॉइस डैश कॉपिंग, अ नंबर ऑफ वॉइस कैच कैचिंग आर कॉट वॉस कॉट, मतलब कुछ लड़कों को पकड़ा गया नकल करते हुए। किसने पकड़ा नहीं पता, वॉस कॉट होगा ना, पास की बात है, पकड़ा गया। तो नंबर ऑफ वॉइस वॉस कॉट कॉपिंग। छठा है द टीचर सेड दैट द सन डैश बिगर देन द अर्थ। तो आसान है, ये तो हो जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ये 6 क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं आगे। 7th है यू नीड नॉट डैश एनीबडी एक्सेप्ट गॉड। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं सिवाय अल्लाह के। यू नीड नॉट बी फेयर्ड, टूथ कहाँ लिखा हुआ? टू बी तो हो ही नहीं सकता ना, बी नहीं होगा। फेयर्ड के फेयर ए होगा। यू नीड नॉट फेयर एनीबडी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं किसी से सिवाय अल्लाह के। प्रेजेंट की बात है ना, तो फेयर्ड नहीं होगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अल्लाह के सिवा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तो फेयर आएगा। 8 है ही डेयर नॉट डैश अगेंस्ट माई विशेस, के खिलाफ जाने की। गो अगेंस्ट माई विशेस, डेयर भी मॉडल वर्ब भी है, चलो गो लगा लेते हैं, सही है। 9th है द क्लोथ्स डैश इन अ डे और 2, और 1 या 2 दिनों में जो कपड़े हैं वो सिल जाएंगे। विल बी स्यून, स्यू के 3rd फॉर्म है ना, सिल दिया जाएगा 1 या 2 दिनों में। 10th है आवर हाउस इज बीइंग डैश दीज डेज, मतलब हमारे घर को वाइट वॉश किया जा रहा है इन दिनों। इस बीइंग आ गया तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अब पैसिव है तो 3rd फॉर्म लगा दो डायरेक्ट उठा के, 3rd फॉर्म है वाइट वॉशिंग। बी 3rd फॉर्म है वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग 4th फॉर्म है। हाँ डी है ना वाइट वॉश्ड, क्यों? चुके पैसिव बना हुआ है ना, ये इस बीइंग आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में इज हमारे के साथ बीइंग लगा देते हैं। नेक्स्ट उर्दू डैश इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उर्दू बोली जाती है, यस उर्दू इज स्पोकन, ये भी पैसिव है, कौन बोलते हैं क्या पता। 12 है ही डैश अप स्मोकिंग एज एडवाइस बाय द डॉक्टर, हाँ ही गेव अप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया डॉक्टर के एडवाइस पर। 13 है वी डैश फॉरवर्ड टू द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स, मतलब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने दोस्तों की आमद का।
नहीं, हमेशा जब लुक फॉरवर्ड होता है ना उसको सी मतलब कंटिन्यूस में बनाते हैं ना, पढ़ा होगा आपने, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, ईमेल वगैरह में लिखते हैं ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस, मतलब मैं हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी इस जवाब का, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अराइवल ऑफ आवर फ्रेंड्स, तो ये आर लुकिंग होगा, ठीक है ना, सिर्फ लुक नहीं होगा। सही है, क्वेश्चन 13 तक हो गए हमारे। 14 देखते हैं। आई डैश दिस बुक फॉर द लास्ट 10 days। फॉर आ गया ना भाई, हैव बीन रीडिंग, सही, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर द लास्ट 10 days। 15th है, ही वॉक्स एज इफ ही डैश लेम, वैसे चलता है जैसे वो लंगड़ा है। यस बिल्कुल, इफ ही इज लेम, वैसे चलता है जैसे कि वो लंगड़ा है। 16, आई विश आई डैश वॉट इज रॉन्ग विथ माई कार। यस, आई विश के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो आई विश आई न्यू वॉट इज़ रॉन्ग विथ माई कार, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानता कि मेरी कार के साथ क्या हुआ है। बोलो आई विश आई डिड नॉट गो देयर, बोलता है ना इस तरह से। 17 है, शी टॉक्स एज इफ शी डैश एवरीथिंग, वैसे बात करती जैसे सब कुछ जानती है। हाँ, यस, शी टॉक्स एज इफ शी, डस तो है नहीं ना, ये तो इसमें ऑप्शंस गलत हैं। शी टॉक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग, उसमें इस तरह से कोई ऑप्शन होना चाहिए था, ये तो उसमें आता ही नहीं है ना, तो सेंस ही नहीं बन रहा है इन 4 ऑप्शन, छोड़ो उसको। 18 देखो, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस, ये तो प्रोवर्ब है, पढ़ा ही होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये टॉर्टोइज और जो है ना उसकी जो कहानी है रैबिट की, उसमें लिखा होता है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 19 है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये तो पोम था, बचपन में हम पढ़ा करते थे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पढ़ा होगा ना आपने। तो मेक्स लिखा हुआ है, हाँ, मेक्स अ मैन या मेक्स वन हेल्दी एंड वाइज, ये भी एक प्रोवर्ब एक तरह का। सही, क्लियर है। लास्ट MCQs होगा, बस 20 करेंगे इसमें। माई टीचर एंड पैट्रॉन डैश कम, अच्छा अब देखो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला इसके अंदर है। देखो माई टीचर एंड पैट्रॉन, अब देखो माई टीचर एंड पैट्रॉन मतलब ये एक ही बंदा है, मेरे टीचर जो मेरे पैट्रॉन मतलब होता है सरपरस्त, मेरे उस्ताद जो मेरे सरपरस्त भी हैं वो आए, तो मतलब सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, माई टीचर एंड माई पैट्रॉन इज कम, हैज़ कम होगा ना, हैज़ कम, तो सिंगुलर ही लेना है उसको, हैव से नहीं बनाएंगे, हैज़ से बनाएंगे सिंगुलर को देखते हुए, ठीक है। तो भाई ये भी, चलो ये भी कर ही लेते हैं इसको, एक ही स्लाइड में आ रहा है, पूरा हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट हो रहा है फिर ये, माई फ्रेंड एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश हियर, माई फ्रेंड्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स, देखो एज वेल एज के जब वर्ड आ जाता है ना तो फिर हम इसको नहीं देखते हैं, फिर हम सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखते हैं, माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड के लिहाज से क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर लगाना है, बताओ क्या लगेगा, लिव्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एज वेल एज के वर्ड जब भी आएगा था ना तो हम पहला वाला देखेंगे, अगला वाला नहीं देखेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है, इसको हम पढ़ते हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर, अच्छा अब देखें जब ये आता है ना नॉट ओनली बट आल्सो, उस सूरत में पहले वाले को नहीं देखते हैं, फिर सेकंड वाले को देखते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो जब आता है ना सिर्फ तालिब इल्म बल्कि उस्ताद, तो अब टीचर को देखते हुए बताएं क्या लगेगा, यस, ये वॉज हो जाएगा, वॉज लॉफिंग। जैसे एज वेल एज में फर्स्ट वाला देखते हैं तो नॉट ओनली बट आल्सो में अगला वाला देखते हैं, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब्जेक्ट को वर्ब के साथ अग्री करना चाहिए। नेक्स्ट है, आई हेट डैश लाइज, मुझे झूठ बोलने से नफरत है, नहीं, आई हेट टेलिंग लाइज, तो ये जेरेंड आएगा, वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी।
जब वर्ब की एनजी फॉर्म ऐसे आती है तो उसको जेरेंड कहा जाता है। वर्ब तो यहाँ पर आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हेट गोइंग देयर, आई हेट टॉकिंग टू हिम, आई हेट शॉपिंग, आई हेट स्विमिंग इन द विंटर। इस तरह बोलते हैं ना, तो भी इस तरह आई हेट टेलिंग लाइज, पढ़ा होगा इस तरह से, मुंह से ज़बान में निकलते हैं ना ऐसे वर्ड, आई हेट डूइंग दिस, इस तरह से बोलते हैं। आइदर यू और, देखो जिस तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, आइदर और में भी क्या होता है कि सेकंड वाला जो होता है ना सब्जेक्ट, उसके लास्ट एग्री कराते हैं। ही के हिसाब से देखो क्या लगेगा, हैज़, थर्ड फॉर्म आ गया ना, तो वॉज तो नहीं होगा, परफेक्ट है। आइदर यू और ही हैज़ स्टोलन द बुक, यू के हिसाब से हैव नहीं लगाएंगे। जिस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड वाला वर्ड सब्जेक्ट के साथ होता है, तो आइदर और में भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के लास्ट से बात करते हैं। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ डैश पार्ट, एवरी वन जब आ गया ना तो सिंगुलर, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ विल टेक पार्ट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, टेक्स पार्ट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। विल टेक होना चाहिए, वैसे तो फ्यूचर की बात है, ज़्यादा बेहतर है। तो विल टेक पार्ट इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। लास्ट क्वेश्चन है ही एज वेल एज यू, देखो एज वेल एज आ गया तो ही के हिसाब से लगा लो जो लगाना है, डैश गिल्टी। ही एज वेल एज यू इज गिल्टी, यू की वजह से आर नहीं लगाना है। मैंने जैसे ऊपर बताया ना कि एज वेल एज जब आ जाएगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट, और आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब को लगाएंगे। देखते हैं, सही है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन इसमें थे स्लाइड में, तो ये आगे और भी आएंगे, बट वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पसंद में आ गया यहाँ तक सबको? तो स्लाइड नंबर 13 देखें, 13 से स्टार्ट करें हम यहाँ पर। तो एक है द टीचर विथ हिज, अच्छा आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा कभी आज तक? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट से एग्री करना ज़रूरी है। वर्ब जो भी लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा होता है। जैसे आई, जैसे ही इज़ माई फ्रेंड होता है, ही आर माई फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ही के साथ इज़ लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ब का सब्जेक्ट को एग्री करना ज़रूरी है। तो उसके कुछ एमसीक्यूज आ रहे होते हैं उसके अंदर एमडी कैट में, जैसे कि द टीचर विथ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। अब देखो, आप याद एक चीज़ रखना है कि अगर विथ आ जाए, अगर आपका वर्ड में विथ आ जाए, या फिर आप विथ के बजाय अगर आपका अलॉन्ग विथ आ जाए, तो उस सूरत में जो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, उसके लिहाज से ही हम लोग वर्ब लगाते हैं। इस याद आ रहा है कुछ? तो द टीचर विथ स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? बी, वर, आर, वॉज, तो ये वॉज हो जाएगा, वॉज प्रेजेंट। इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि विथ का वर्ड अगर आ जाए, विथ आ जाए या अलॉन्ग विथ आ जाए, तो उस सूरत में हम जो है वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से हम लोग क्या करते हैं, उसके लिहाज से हम लोग जो है वर्ब लिखते हैं, ठीक है। 8 है द टीचर बेड मी डैश होम, द टीचर बेड मी डैश होम, गो होम, वेंट होम, गोइंग होम, गॉन होम। बेड का क्या मतलब होता है? फॉरबेड, बेड और फॉर, तो फॉरबेड होता है ना, मना करना। बेड का मतलब क्या होता है? बेड का मतलब होता है हिदायत करना, एडवाइस करना, ठीक है। द टीटी क्या हो जाएगा? द टीचर बेड मी हाउ, गो होगा। द टीचर बेड मी गो होम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, बेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। 9th है शी डज नथिंग बट डैश, वो कुछ नहीं करता सवाए पढ़ने के। तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर कहलाता है, पैरेललिज्म। नहीं, रीडिंग, अगर यहाँ नथिंग आया तो इधर पे रीडिंग आएगा। तो स्ट्रक्चर हमेशा पैरेलल होना चाहिए एक सेंटेंस के अंदर ना, मतलब अगर नथिंग है तो उसके साथ रीडिंग आएगा, एनजी फॉर्म के साथ एनजी लगेगी। 10th है आई मेड हिम डैश अप, मैंने उसे खड़ा करवाया, आई मेड हिम स्टूड अप। नहीं, ये देखो यहाँ पर ये जो लगा हुआ ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह से मेड वाला स्ट्रक्चर, तो ये जो मेड यहाँ पर है, दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिव वर्ब,
ये कॉजेटिव वर्ब है, किसी से अगर कोई काम करवाना होता है। यहाँ लिखा है आई मेड हिम डैश अप, मैंने उसे खड़ा करवाया, ठीक है। तो आई मेड हिम, अब उस अच्छा यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई ना, तो ये पास्ट बन चुका है, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा मेड हिम स्टैंड अप। अगर प्रेजेंट होता तो ये था आई मेक हिम स्टैंड अप, इस तरह से हो जाता। तो यहाँ मेड आ गया, तो मतलब अगला वर्ब जो आएगा ना जो काम का है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, सेकंड फॉर्म में बस ये मेड आ जाएगा। 11th है द लास्ट ट्रेन डैश एट 10 PM टुमारो, कल अगली, यस टुमारो, देखो टुमारो आ गया ना, कल, कल, तो ये विल लीव हो जाएगा, सी ऑप्शन। द लास्ट ट्रेन विल लीव एट 10 PM टुमारो, ठीक है। तो कि टुमारो कल की बात है, मुस्तकबिल की बात है, तो देयर मस्ट बी सम फ्यूचर टेंस हेयर, तो फ्यूचर टेंस यहाँ पर विल लीव है, फ्यूचर इंडेफिनिट, सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है सेंटेंस कंप्लीशन, इसको हम कहते हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट वर्ड से हमें सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है। अब इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ के आते हैं, टेंस की मिस्टेक्स हो रही होती हैं अक्सर जी। हाँ, तो पॉजिटिव मानेंगे तो भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, गो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है, लुक ही डैश आफ्टर द बस। देखो, लुक ही डैश क्या होना चाहिए इसमें? एक स्लाइड हमने आगे कर दी है, यस, हाँ ठीक है, ओके सही, 13 14 ओके। 12 है, इफ़ ही डैश ही विल बी सेंट टू जेल। ये कंडीशनल है, कंडीशनल तो पढ़ा है हमने, फर्स्ट कंडीशनल क्या हो जाएगा? अगर उसको अरेस्ट किया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए या बी? बी, जो कि पैसिव में आएगा ना, होगा प्रेजेंट सिंपल लेकिन पैसिव का होगा। इफ़ ही इज़ अरेस्टेड, अगर उससे गिरफ्तार किया गया तो उसे जेल भेजा जाएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल ही आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल आ रहा है लेकिन पैसिव में आ रहा है ना भाई। तो ये भी देखना पड़ता है कि एक्टिव लगाना है कि पैसिव लगाना है। 13 है, व्हाट प्ले डैश ऑन टीवी दीज डेज। यस, व्हाट प्ले इज बीइंग शोन ऑन टीवी दीज डेज। तो ये भी पैसिव है कि कौन सा जो है वो शो, कौन सा प्ले दिखाया जा रहा है टीवी पर आजकल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव लगा हुआ है, ठीक है। 14 है, द सर्वेंट डैश द रूम नाउ। बी होगा इस क्लीनिंग, चूंकि नाउ आ गया तो देयर मस्ट बी इस क्लीनिंग। क्वेश्चन 15 है, देयर डैश नो शिप ऑन द सी नाउ। नाउ आया है ना, नाउ आया तो फिर पास्ट तो हो नहीं सकता, देयर इज नो शिप। 16 है, डू यू डैश दिस बुक। डू यू लाइक दिस बुक, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। 17 है, वाई डैश यू डिस्टर्बिंग मी फॉर नथिंग। हाँ, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी फॉर नथिंग, यस सही है, आर आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सही है। समझ में आ गया सबको? इट्स ईजी। इसी तरह के आसान आते हैं। MD कैट में इंग्लिश मैंने आपको बताया इतनी मुश्किल होती नहीं है, ईजी होती है। NED में इसके मुकाबले में काफ़ी टफ होती है। NED में इस तरह का कोई सवाल नहीं आता, वो तो समझ में नहीं आ रहा होता, ऑप्शन क्या उसका दिया है ना, तुम लोगों को तो पता ही हो। MD कैट में क्या समझ में आ रहा होता है, आप बेसिक सेंस से आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश के नॉलेज से आप MD कैट की इंग्लिश निकाल सकते हैं। अब वो 18, लुक ही डैश आफ्टर द बस। यस, देखो वो भाग रहा है बस के पीछे। तो अब जब देखो बोला गया तो कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो लुक ही इज रनिंग आफ्टर, वो भाग रहा है बस के पीछे। 19 है, डू यू फील लाइक डैश टू द सिनेमा। डू यू फील लाइक गो टू द सिनेमा, क्या तुम्हें सिनेमा जाना पसंद है। 20 है, यू डैश इन गुड मैनर्स। लैक्स तो नहीं होगा ना भाई, यू लैक होगा ना, मतलब तुम्हें अच्छे मैनर्स की कमी है। जो लैक इन गुड, चूँकि यू आ गया तो SIS का इजाफा नहीं होगा, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है ये। समझ गए सारे? यू आर लैकिंग इन गुड मैनर्स। अब देखो मैंने बताया था कुछ वर्ब हमारे पास है,
नहीं, उसमें इसके अलावा भी मैंने आपको उससे पहले इंग्लिश के लेक्चर्स में बताया था, कुछ वर्ब हमारे पास होते हैं, उनको कहा जाता है स्टैटिव वर्ब्स। स्टैटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके आईएनजी नॉट पॉसिबल, जिनको कभी भी हम आईएनजी में नहीं बनाते ना। जैसे लव का मैंने बताया था, लविंग नहीं हो सकता। हेट का बताया था, हेटिंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म की सूरत में ये नहीं बनता। जैसे लैक भी ऐसे एक वर्ड है, जैसे यू लैक इन सच क्वालिटीज़। ये बात तो वो भी है कि यू आर लैकिंग इन दिस क्वालिटीज़, लेकिन हम कभी कहते नहीं है, हम कहते हैं यू लैक इन दिस क्वालिटीज़। तो बजाय हम कंटिन्यूस के हम उसको सिंपल टेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो लैकिंग नहीं, आर लैकिंग इस वजह से नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान और आई एम लविंग पाकिस्तान, उसमें करेक्ट आई लव पाकिस्तान है। अगर से आई एम लविंग पाकिस्तान भी सेंस तो क्लियर कर रहा है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा हूँ, लेकिन ये सब बनाने की इजाज़त नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो स्टैटिव वर्ब की एनजी फॉर्म नहीं बनती, तो लैक होगा, लैकिंग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोबारा 1 से स्टार्ट हो गया ये। ए डैश आउटसाइड, क्या होगा बताएं? बी सी क्यों नहीं होगा? सी क्यों नहीं है, बी क्यों है? इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ये दोनों ही सही है इसमें। मतलब बारिश बाहर हो रही है या बाहर बारिश हो रही थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों चीज़। क्या इट हैज़ रेन्ड आउटसाइड, बाहर बारिश हो चुकी है तो आप डी भी करेक्ट है इस तरह से। तो बस ए नहीं है सही, इट रेन्स होता तो ए भी सही हो जाता। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब सेंस के हिसाब से तीनों ही सही है, बन सकता है ना भाई? तो गलत क्वेश्चन है इस तरह से देखा जाए, दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। एक ही सही होना चाहिए, सारे सही नहीं। सेकंड है शी डैश 2 प्लेट्स ऑफ राइस ऑलरेडी। अब देखो ऑलरेडी अगर आ गया ना, ऑलरेडी जब आ गया तो उसमें फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, तो हैज़ ईटन। जब भी ऑलरेडी का वर्ड आ जाएगा तो परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो शी हैज़ ईटन 2 प्लेट्स ऑफ राइस ऑलरेडी, मतलब वो पहले ही 2 प्लेट चावल के खा चुकी है। तो ये ऑलरेडी एडवर्ब है जिसके ज़रिए हम ये पहचानते हैं। थर्ड है गॉड डज नॉट हेल्प दोज हु डैश नॉट हेम देमसेल्व्स। क्या? यस, गॉड डज नॉट हेल्प दोज हु डू नॉट के डज नॉट। सही है। तो ये तो बड़ा मशहूर जुमला है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ या हु हेल्प देमसेल्व्स, ये पढ़ा है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो आप सही बता रहे हैं। तो ये डू हो लगेगा, ये दोस्त की वजह से, क्योंकि प्लूरल आ गया ना। तो गॉड डज नॉट हैव दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है, प्लूरल आ गया ये। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हु हेल्प्स देमसेल्व्स नहीं होता। नेक्स्ट है 4, स्टे हियर टिल द लाइट डैश ग्रीन। टर्न्स के टर्न चूँकि लाइट्स हैं, मल्टीपल हैं तो टर्न, ठीक है। व्हेन द फॉग डैश we will be able to see where we are। जब धुंध खत्म होगा तो हम देख पाएंगे कि हम कहाँ हैं। फर्स्ट कंडीशनल है, तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल लगेगा। यस, ए हो जाएगा ना। व्हेन द फॉग लिफ्ट्स वी विल बी एबल टू सी वेयर वी आर। नंबर 6 है शी डैश अ फ्रॉक नाउ, डी हो जाएगा। शी इज स्यूइंग अ फ्रॉक नाउ, वो सी रही है एक फ्रॉक अभी इस वक्त। तो जब चूँकि नाउ आ गया तो प्रेजेंट का सेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। समझ गए? सीना, स्टिचिंग, स्यूइंग दोनों का मतलब सेम है, कपड़े सीना, सिलाई करना, ठीक है।
आगे बढ़े, बस प्रैक्टिस होती है उसकी, आंसर बताते जाएंगे। 7th है इफ़ आई डैश इट आई विल एक्सप्लोड, या इट विल एक्सप्लोड। फर्स्ट कंडीशनल है तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप के ड्रॉप्स, ड्रॉप होगा ना भाई, आई है, आई के साथ तो ऐसे यस नहीं लगाते हैं। तो इफ़ आई ड्रॉप इट इट विल एक्सप्लोड। 8 है रबर डैश ऑन वाटर, रबर फ्लोट्स ऑन वाटर, रबर जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं। 9th है ही डैश इन द बी एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो विल के बिना भी बन सकता है, अगर हम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आपको अरेंज फ्यूचर के बारे में बताता है ना बेटा। तो ही इज़ अपीयरिंग इन द बी एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो ये अगर वो अरेंज फ्यूचर है तो सूरत में कंटिन्यूस लग सकता है। तो ए ऑप्शन सही है ना। जैसे आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, आज रात में एक पार्टी में जा रहा हूँ, तो उसमें तो फ्यूचर का सेंस आ रहा है। ठीक है, क्लियर है 9 तक? नंबर 10 देखें, शी डैश हर पेन ऑल द डे। देखो ए तो नहीं होगा, लुक्स फॉर तो आई नहीं, तो ए तो हो ही नहीं सकता। डी भी नहीं हो सकता, सारा दिन वो ढूंढ रही है, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब बी और सी है, जो भी है। अब देखो बी भी नहीं हो सकता, बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हैज़ बिन लुकिंग अगर आ गया ना तो सिंस या फॉर आना था इसके अंदर, सिंस या फॉर आना था ना, तो सिंस ऑल द डे ये तो नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, तो सिंस फॉर आएगा तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, शी लुक फॉर हर पेन ऑल द डे, मतलब वो सारा जो दिन है वो ढूंढती रही, या उसने ढूंढा अपने कलम को। ठीक है, तो एलिमिनेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। 11 है द ट्रेन डैश 5 मिनट्स अगो। हाँ, लेफ्ट के हैज़ लेफ्ट। देखो एगो जब आ जाता है ना, एगो जब आ जाता है तो ये बनता है टेंस पास्ट सिंपल, हैज़ लेफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट होगा। द ट्रेन लेफ्ट 5 मिनट्स अगो। एगो का वर्ड आ गया ना, तो एगो एक ऐसा एडवर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं बस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट में कभी एगो इस्तेमाल नहीं करेंगे। एगो मतलब होता है पहले। 12 है द प्रिंसिपल डैश द स्टूडेंट्स टुमारो। टुमारो आ रहा है, देखें। क्या होगा? बी ऑप्शन के डी। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? देखो डी इसलिए, ए और डी इसलिए नहीं होगा, नहीं सिंस फॉर की जरूरत ही नहीं थी उसको, कंटिन्यूस थोड़ी ना है। विल हैव एड्रेस, ये इसका मतलब ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, कभी भी अकेले नहीं आता है, इसके साथ हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल, डबल एक्शन बनता है ये हमेशा, दो टेंस हमेशा एक साथ लगते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, ये दोनों टेंसेस हमेशा जोड़ी में बन के आते हैं। पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए और फ्यूचर परफेक्ट के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो ये जुमला फ्यूचर परफेक्ट का हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई दूसरा क्लॉज है ही नहीं प्रेजेंट उसका सिंपल का। तो यहाँ पर सी बी होगा, इज़ एड्रेसिंग। जैसे ऊपर मैंने बताया ना, पीछे भी मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर अरेंज्ड फ्यूचर है। तो अगर ऐसा कोई फ्यूचर है जिसकी मनसूबाबंदी कर दी गई है तो हो जाएगा द प्रिंसिपल इज़ एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स टुमारो, कि कल वो खिताब करेंगे तालिब इल्मों से, ये कर रहे हैं कल वो खिताब तालिब इल्मों से। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। 13 है शी डैश माई शर्ट टुमारो। ये तो दोबारा बी वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बी शी इज़ स्टिचिंग माई शर्ट टुमारो।
कि वो कल सी रही है मेरा शर्ट, मतलब कन्फर्म है कि ऐसा काम होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं अक्सर हम डेली लाइफ में ऐसा। सही है भाई, समझ में आ गया सारा? नेक्स्ट MCQs देखें। क्या हो गया? 14 है। शी जस्ट डैश मी। उसने अभी अभी मुझे टेलीफोन किया। देखिए जस्ट जो है ना, जस्ट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और जस्ट एक ऐसा एडवर्ब है जो इस्तेमाल होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो शी जस्ट हैज़ टेलीफोन मी, उसने अभी अभी मुझे टेलीफोन किया है। ठीक है, तो हमेशा जस्ट आएगा ना, जस्ट ऑलरेडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए होते हैं। आई हैव जस्ट सीन अ लायन, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, शी हैज़ जस्ट रीच्ड हियर, इस तरह से बोलते हैं ना। 15th है, शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। क्या? शी इज़ लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वो भी सीख रही है अंग्रेज़ी। 16 है, ही यूजुअली डैश टू कराची इन समर। यूजुअली आ गया तो कंटिन्यूस है, वो सॉरी प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा गोज, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, नेवर, ऑफन, ओकेजनली, तो उन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। 17 व्हेन डिड यू डैश फ्रॉम कराची। जस्ट डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा रिटर्न, पास इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। 18 है, कुकूज डैश नेस्ट। मतलब ये एक वो है, एक नेचुरल फिनोमिना है कि कुकूस घोंसले नहीं बनाते हैं। वैसे तो अगर हम इस तरह से सोचें तो इस तरह से तो डोंट बिल्ड हो जाएगा, लेकिन कुकूस घोंसले नहीं बना रहे हैं बोलेंगे तो ये भी हो सकता है, आर नॉट बिल्डिंग नेस्ट। या कुकूस ने नहीं बनाए घोंसले तो कुकूस हैवंट बिल्ड नेस्ट, ये भी हो सकता है। उन्होंने नहीं बनाए घोंसले, लेकिन नहीं, बिल्ड जो है ना, वो बिल्ड असल में बिल्ड तो फर्स्ट फॉर्म है ना बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है। तो डी तो चलो नहीं तो सही तो है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव में तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हैवंट बिल्ड ये नहीं हो सकता, चलो बी नहीं हो सकता, लेकिन ए सी और डी तो हो सकता है। ए सी और डी तो हो सकता है। क्यों हो गए? तीनों सही है, वैसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली ये सही है कि अगर हम उस लिहाज से बोल रहे हैं कि एक नेचुरल फिनोमिना बताया जा रहा है कि कुकूस जो है वो घोंसले नहीं बनाते हैं, मतलब ज़्यादातर हम यही जुमला बोलेंगे ए वाला, लेकिन बात ये कि ग्रामेटिकली बाकी भी करेक्ट है। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले सेंटेंस आते हैं नहीं जिसमें आपको मल्टीपल करेक्ट लग रहा हो, ऐसा तो मसला हो जाएगा। ग्रामेटिकली एक ही सही होता है, एक से ज़्यादा सही नहीं होता। ओके, 19th है, ही जस्ट डैश आउट, he just has gone out। 20 why dash he trust his enemy, तो क्यों वो अपने दुश्मनों पर भरोसा करता है, तो why does he trust his enemy। सही है।